हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी इसके पूछे जाने की अधिकतम संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके जितने भी मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जितने भी प्यारे दोस्त हैं उन सब की भी जो तैयारी है बोर्ड के एग्जाम की वो भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई को पढ़ने के लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि एक यंग नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रयोग किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। ठीक है, इस तरह से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। ठीक है, और ये जो प्रकाश स्रोत है ये सभी क्या होते हैं, यानी कि इससे जो तरंगिकाएं हैं वह क्या होंगी, एक समान कला में चलेंगी। तो ये क्या होंगी, इससे क्या है कि कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या किया कि दो रेखा छिद्र लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया समान दूरी पर, यानी कि ये जो प्रकाश किरणें हैं ये क्या होंगी समान कला में ऐसे निकल रही हैं। और यहाँ पर रेखा छिद्र S1 मान लीजिए और ये S2 मान लीजिए। ठीक है, और ये जो S1 और S2 है जो कि ये क्या है समान कला में, यानी कि एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे के समीप में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रकाश स्रोत क्या होंगी, जैसे ये रेखा छिद्र S1 और S2 पर जाएंगे तो ये भी क्या होंगी, इससे द्वितीयक तरंगिकाएं अब क्या होंगी बट जाएंगी, तो दो प्रकार से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से था। तो ये कुछ द्वितीयक तरंगिकाएं क्या है, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ डॉटेड लाइन, कुछ बिना डॉटेड लाइन, यानी कि पूर्ण रेखा द्वारा खींचा गया। ठीक है, फिर इस तरह से इसको आगे देखिए, इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया तो देखा कि प्रकाश किरणें क्या है कुछ इस तरह से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो और भी आगे जब देखा गया तो कुछ ऐसे रेखाएं चलें। ठीक है, फिर आगे देखा गया तो फिर इनको क्या किया डॉटेड लाइन से मिलाया गया। ठीक है, तो फिर ऐसे मिलाया गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चित्र बना था। तो वहां पर इन रेखाओं को पूर्ण रेखा को, जो पूर्ण रेखा है, ठीक है, यानी जो इस तरह से जो रेखा बनी है इसको हम विच्छिन्न मान लेते हैं। इस रेखा को विच्छिन्न रेखा कहते हैं, विच्छिन्न रेखा। ठीक है, इसको विच्छिन्न रेखा माना, और जो डॉटेड लाइन है ऐसे इसको अविच्छिन्न रेखा माना। ठीक है, अविच्छिन्न रेखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ दूरी पर उन्होंने क्या किया कि एक पर्दा ले लिया। ठीक है, यहाँ पर पर्दा लिया। ठीक है, तो जब पर्दा लिया तो यहाँ से जब इनको इस तरह से रेखाएं जो यहाँ पर, जैसे कि अब देखिए जब ये पूर्ण रेखा है यानी कि जो विच्छिन्न रेखा है इसको अविच्छिन्न रेखा अगर इस तरह से काटेगी तो यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बनेगा। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज। और अगर ये पूर्ण रेखा यानी कि अगर इस तरह से ये विच्छिन्न को और अविच्छिन्न को काटेंगे तो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होती है कि इस तरह से जो तरंगिकाएं इस पर्दे पर ऐसे क्या होती थी, अध्यारोपित होती थी। तो यानी अध्यारोपित होती थी, तो इस तरह से हमें पर्दे पर क्या होता था कि एक बार दीप्त फ्रिंज और एक बार अदीप्त फ्रिंज इस तरह से प्राप्त होता था। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह से पर्दे पर हमें क्या है कि एक बार दीप्त और एक बार अदीप्त, एक बार दीप्त और एक बार अदीप्त प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं ये दीप्त है तो ये अदीप्त। ठीक है, फिर एक बार दीप्त एक बार अदीप्त। ठीक है, फिर इस तरह से एक बार दीप्त तो एक बार अदीप्त है। इस तरह से फ्रिंज हमें क्या होती थी पर्दे पर पड़ती थी। तो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज कब पड़ती थी, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तब दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, और जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तब उस समय क्या होता है अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो क्रमागत हमें क्या है दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती थी उसमें यंग के प्रयोग में। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो हमें क्या करना है फ्रिंज की चौड़ाई। तो इस तरह से दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसकी चौड़ाई पढ़नी है। तो अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी इन दोनों अदीप्त फ्रिंजों की, तो इसके लिए देखो क्या होता है परिभाषा दीप्त फ्रिंज की कि किन्हीं दो क्रमागत, ठीक है, दीप्त यानी कि जो फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा क्या होती है कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। जैसे देखिए दीप्त और अदीप्त कहा गया, दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज जो क्रमागत जो है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज उनके बीच की चौड़ाई। तो मान लो ये दीप्त फ्रिंज है और ये दीप्त फ्रिंज है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ये हमारी क्या कहलाती है फ्रिंज की चौड़ाई यानी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसको W से दर्शाया जाता है। या हमने कहा कि अदीप्त और अदीप्त के बीच की जो चौड़ाई होगी
तो वो भी क्या होता है, हमारा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात होती है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें फ्रिंज की ये चौड़ाई कितनी है इसको ज्ञात करने के लिए अब हम यही आगे क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो कि चित्र हमारा कुछ इसी तरह से आगे भी इसमें बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो ठीक है, तो अब चलिए उसी चित्र को हम यहाँ पर अब फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको ड्रा करने के लिए कि उसी तरह से चित्र बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कोई एक प्रकाश स्रोत S है और इस प्रकाश स्रोत S से क्या है, एक वर्णीय प्रकाश को भेजा जा रहा है, यानी कि इस प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आगे की ओर इसको बढ़ा दे रेखा को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया गया था, अब दो रेखा छिद्र यानी कि दो स्लिटें S1 और S2 लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो स्लिट ले लेंगे S1 और S2, वो भी बहुत पतला सा स्लिट, मतलब बहुत पतली झिर्री टाइप में। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर मान लेते हैं S1 और ये S2 है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत समीप स्थित हैं, जो कि कितनी दूरी पर, स्मॉल d दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितना हो, स्मॉल d हो। ठीक है, अब देखिए, अब इस जो S1 और S2 जो झिर्री है इससे, ठीक है, इस झिर्री से यानी इस रेखा छिद्र से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल D है और ये कैपिटल D क्या है, ठीक है, यानी कि कैपिटल D दूरी पर क्या है, एक पर्दा स्थित है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं पर्दा। ठीक है, जो कि क्या है, S1 और S2 से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा स्थित है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, तो जब ये प्रकाश किरण यानी एक वर्णीय प्रकाश किरण यानी कि एक वर्णीय द्वितीयक तरंगिकाएं जब चलेंगी समान कला में, तो वह क्या होगा, S1 और S2 पर पहुंचेंगी। तो अब ये S1 और S2 भी क्या होगा कि एक यानी कि एक द्वितीयक तरंगिका स्रोत का कार्य करने लगेगा, यानी कि अब इससे भी क्या होगी, ये भी एक स्रोत की तरह भांति कार्य करने लगेगा। तो अब यानी मतलब समझिए इसका कि जब ये इससे जो द्वितीयक तरंगिकाएं होकर के S1 और S2 पर पहुंचेंगी तो इससे भी होकर के निकलेंगी। तो यानी इसका मतलब कि S1 और S2 भी क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं का, ये द्वितीयक तरंगिकाओं की स्रोत की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं मान लेते हैं पर्दे के किसी बिंदु P पर क्या है, बन रहा हो या आपतित हो रहा हो। ठीक है, और यहाँ से भी क्या होगा कि S2 से भी क्या होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं किसी यानी कि पर्दे पर कोई एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर ये क्या है, मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये पर्दे पर क्या होगा, बिंदु P पर मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो कि ये पर्दे का केंद्र बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिंज बन रही है बिंदु P पर, ये पर्दे के केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर बन रही है, x दूरी पर बन रही है। तो ये x दूरी पर फ्रिंज बन रही है इससे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर कोई एक बिंदु C मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से आभासी लाइन खींच देंगे, डॉटेड करके मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बीच में बना कोण ये क्या होगा, थीटा होगा। अब ये देख रहे हो कि हम क्या करें कि ये जो S2P जो रेखा है, S2P जो रेखा है, S1 से क्या करें, एक लंब डाल दें। तो S1 से एक लंब डाल दिया, मान लेते हैं ये बिंदु A है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा चित्र प्राप्त हो गया है, यानी कि पूरा चित्र बन गया है। अब इन्हीं चित्रों का हमें क्या करना है, इन्हीं की सहायता से हमें अब फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मेन अगर आप ये देख रहे हो कि ये जो S1 और S1P और S2P दो हमारी तरंगिकाएं हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों तरंगिकाओं का पथांतर ज्ञात कर लें, यानी पथांतर का मतलब कि इनके चलने का जो रास्ता है यानी कि जो पथ है उनका अंतर कितना है, यानी कि मतलब कि जो S1P और S2 जो P है जो तरंगिका, ये कितना कौन अधिक दूरी चल रहा है, कितना एक्स्ट्रा दूरी चल रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जब S1 से जो तरंगिकाएं चलेंगी रेखा छिद्र S1 से, वह S2 पर पहुंचेगी, तो जितना समय में ये यहाँ पर पहुंचेगी उतना ही समय में ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। यानी कि इसको क्या है कि S1 जो S2A जो रेखा है यानी कि S2A इतना लाइन इस द्वितीयक तरंगिका को क्या होगा, एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इतनी लाइन क्या होगा, इसको
एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ठीक है, यही इसका क्या है, द्वितीयक तरंगिका का ये पथांतर, क्योंकि इसको इतनी एक्स्ट्रा लाइन चलनी, एक्स्ट्रा दूरी तय करना, यानी अतिरिक्त दूरी इसको तय करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से दोनों तरंगिकाएं क्या है, समान कला में, जब तक ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी तब तक ये यहाँ पहुँच जाएगी, जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तब तक ये बिंदु P पर पहुँच जाएगी। तो यही इसका क्या है कि जो द्वितीयक तरंगिका यानी जो दूसरी S2P जो तरंगिका है, इसको S2A दूरी, इतनी दूरी क्या है, एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही। तो यही इसका क्या होगा, पथांतर होगा। तो पथांतर निकाल लें, तो लिखेंगे कितना हो जाएगा पथांतर, S2A बराबर हम क्या करें कि S2P में से S1P को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे S2P माइनस S1P, ये हमें क्या हो गया, पथांतर निकल गया है। ठीक है, ये हमें पथांतर यानी कि इतनी दूरी इस जो दूसरी द्वितीयक तरंगिका है, इसको इतनी एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है कि हमें फ्रेंच की चौड़ाई ज्ञात करना। तो एक बार हमें क्या करें, हम पथांतर निकाल लें, पथांतर निकालने के बाद एक बार दीप्त फ्रेंच के लिए, एक बार अदीप्त फ्रेंच की चौड़ाई निकाल लें, यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रेंच की दूरी निकाल लें, कितनी ये पर्दे पर कितनी कितनी दूरी पर बन रही है उसको पता कर लें। फिर उसके बाद दोनों के बीच की दूरी निकाल करके हम क्या करेंगे, पथांतर यानी कि फ्रेंच की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा, देखो एक तो त्रिभुज है, ये देख रहे हो कि लिखेंगे त्रिभुज S1 S2A तथा, ठीक है, S1 S2A तथा त्रिभुज आपका त्रिभुज जो है POC, त्रिभुज POC समरूप है। ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं तो समरूप हैं। तो समरूपता का नियम लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज S1A, तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर भी बना कोण क्या होगा, ये थीटा होगा। तो अब देख रहे हो कि इस थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होगी। तो ये वाला लंब ले लिए, यानी S2A अपान ये क्या होगा, कर्ण वाला, ये देख रहे हो जब 90 अंश बन रहा है तो ये क्या होगा, 90 अंश के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण कौन सा है, S2S1 या S1S2 कह दें। तो ये S1S2 बराबर, अब इस त्रिभुज में आ जाओ, इस त्रिभुज के सामने भुजा क्या है, PO बटे इसका कर्ण क्या है, PC है। ठीक है, इस त्रिभुज का कर्ण PC है, तो यहाँ पे लिख दें PC। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे मान लेंगे कि जो PC है, ठीक है, यानी कि ये PC जो है ये किसके बराबर हो, PO के या CO के बराबर हो। ठीक है, PC जो है वो किसके बराबर हो, CO के, क्योंकि ये देख रहे हो कि ये जो दूरी है पर्दे से बहुत ज्यादा दूरी है। तो इसलिए जैसे जैसे ये वाली PC लाइन जैसे जैसे ऐसे नीचे आएगी तैसे क्या होगा, बिंदु ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि PC और CO क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर PC के स्थान पे हम क्या रख दें, CO रख दें। तो ये हो जाएगा S2A अपान S1S2 बराबर PO अपान CO। ठीक है, अब चित्र से क्या करिए, मान इनके रख दीजिए। तो देखें S2A ये वाला पथांतर हमें निकालना ही है, तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा S2A बटे S1S2 का मान कितना है, स्मॉल d है। तो यहाँ पर स्मॉल d रख देंगे बराबर PO का मान देख रहे हो चित्र में कितना है, x है। तो यहाँ पर x रख दीजिए, और CO का मान देख रहे हो क्या है, कैपिटल D है, तो D रख दीजिए। इसका इधर गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा S2A बराबर x इंटू डी अपन कैपिटल D। यानी कि ये हमें क्या हो गया, क्या पता चला, इन दोनों तरंगिकाओं का पथांतर हमें पता चल गया कि इनका पथांतर कितना है। अब हम निकालें इनका, अब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की दूरी निकालें कि इस पर्दे पर कितनी कितनी दूरी पर बनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, लिखेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, दीप्त फ्रिंज के लिए मैंने बताया कि जब प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होता है तब दीप्त फ्रिंज बनता है। ठीक है, तो प्रकाश मान लेते हैं कि उस समय जो क्या नाम पथांतर दीप्त फ्रिंज का जो पथांतर है वो 0, λ, 2 λ इस तरह से डॉट डॉट करके ऐसे मान लेते हैं। तो उस समय जब ऐसा होगा तब प्रकाश की
तीव्रता तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक है, अधिकतम होगी, ठीक है। तो जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तब क्या होगा कि दीप्त फ्रिंज का जो पथांतर होता है वो क्या होता है, पथांतर बराबर क्या होता है, m लैम्डा होता है। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान कितना होता है, m लैम्डा होता है। तो यहीं पर पथांतर का ये जो मान आया है S2A बराबर यहीं पर मान रख दें तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इधर लिख दीजिए पथांतर, ठीक है, पथांतर S2A बराबर, ठीक है। तो यहीं पर मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा XD/D बराबर m लैम्डा, ठीक है। हमें x का मान निकालने कि इस पर्दे के केंद्रीय बिंदु O से कितनी x दूरी पर बना है तो वो मान निकालने। तो इसका क्या करें, कैपिटल D का गुणा करा करके स्मॉल d का भाग करा दें तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो ये हमें मान पता चल गया किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। और स्मॉल m का जो मान होगा यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि स्मॉल m बराबर जो मान होगा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके ऐसे आगे की और भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमें पता चल गया किसका, यानी कि जो दीप्त फ्रिंज जो बन रहा है कि वो पर्दे के केंद्रीय बिंदु x से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर दीप्त फ्रिंज बन रहा है। अब हम पता कर लें अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए मान निकालें। तो अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होता है, यानी कि ये λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट डॉट करके इतने पर, जब तरंग दैर्ध्य का मान इतना होगा तब इस वाली बिंदु पर हमें क्या होगा, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा, ठीक है। तो अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होता है, जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तब जाकर के हमें क्या होता है कि, यानी कि जब प्रकाश क्या, आप देखे होंगे कि अगर रात में मान लो बल्ब कम बढ़ता है, जलता है, तो उस समय थोड़ा सा अंधेरा होगा, तो यानी कम जलने का मतलब कि उस समय प्रकाश की तीव्रता क्या है, कम है, तो डार्क लाइट यानी कि काला थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा, तो वही अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। और जब मान लो कि वही बल्ब क्या बहुत तेजी से जल रहा है तो प्रकाश भी बहुत तेज होगा, तो इसका मतलब कि वहां पर क्या हो रहा है, दीप्त फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान कितना, अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पथांतर बराबर क्या होता है, कोष्टक में m-1/2 लैम्डा, ठीक है। ये अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान होता है, ठीक है। तो यहीं पर अब आगे देखिए, अब हम क्या करें, पथांतर का ये जो मान आया है यहीं पर इसके जगह पे रख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा XD/D, ठीक है, बराबर ये वाला मान क्या करिए, आगे रखिए, तो ये हो जाएगा m-1/2 लैम्डा, ठीक है। यहाँ से भी अदीप्त फ्रिंज पता कर लें कि पर्दे से केंद्रीय बिंदु O से कितनी दूरी पर बन रहा है, तो कैपिटल D का गुणा कराएं और स्मॉल d का भाग करा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर m-1/2, ये हो जाएगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये हमें पता चल गया किसका, अदीप्त फ्रिंज यानी कि पर्दे के केंद्रीय बिंदु O से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर बन रहा है अदीप्त फ्रिंज। यहाँ पर जो m का मान होगा वो होगा क्या नाम है, 1 से 2, 3 डॉट डॉट करके इतने पर मान प्राप्त होता है अदीप्त फ्रिंज का, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि, ठीक है, तो इतना नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने पूरा हटा दिया और जो हमें दीप्त और अदीप्त के लिए जो मान प्राप्त हुआ है ये यहाँ पर मैंने नोट कर दिया। तो अब देख रहे हो कि इसी तरह से ये क्रमवार हमें क्या होगा कि दीप्त अदीप्त ऐसे क्या होगा कि फ्रिंजें प्राप्त होंगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, फ्रिंज की चौड़ाई, क्योंकि मेन हमारी जो टॉपिक थी फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र क्या होगा, पहले देखिए परिभाषा, ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई, ये हमारी हेडिंग थी, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज पता हो गया, तो यानी कि इसका मतलब कि पर्दे पर यानी कि यहाँ पर ये दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंज प्राप्त होंगे कुछ इस तरह से प्राप्त होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये वाला दीप्त है तो ये अदीप्त, यानी क्रमवार ये क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये
दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त ऐसे क्या होगा प्राप्त होगा। तो अब हमने क्या बताया है कि इस तरह से क्या होगा, इस पर्दे पर लाइट प्राप्त होगी, यानी कि एक काली लाइट प्राप्त होगी, एक व्हाइट लाइट यानी सफेद लाइट प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है कि इसमें मैंने बताया कि किन्हीं दो क्रमागत फ्रिंजों के लिए, ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत फ्रिंज दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो मान लेते हैं क्रमागत, मान लो कि पहले नंबर पे एक है तो दूसरे और ये तीसरे नंबर पे अदीप्त प्राप्त हुआ, पहले पर और तीसरे पर अदीप्त। तो ये मान लेते हैं कि ये m नंबर पर प्राप्त हुआ है, तो अब इसके बाद और अगली जो प्राप्त होगी वो कौन से m+1 v फ्रिंज प्राप्त होगी, यही ना। तो इनके बीच की दूरी हम क्या करें, निकाल लें। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होती है। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा लिख लीजिएगा कि किन्हीं दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत फ्रिंजों का कोष्टक में लिख लेना दीप्त अथवा अदीप्त, ठीक है, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज की चौड़ाई को W से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चलो हटा दे रहे हैं अब। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यदि m और mv, जैसे अभी मैंने बताया था कि यानी कि मान लो m नंबर पे यानी पहले नंबर पे फ्रिंज बना है तो मान लेते हैं उसको m है, और तीसरे नंबर पे बना है जो दीप्त फ्रिंज उसको m+mv मान लें। ठीक है, क्योंकि क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब कि उसमें एक और दो संख्या क्या होंगी, जोड़ते चले जाएंगे तभी तो क्रमागत आएगा। तो ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे m और m+1v, ठीक है, m+mv दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दूरी कौन से, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दूरी क्रमशः मान लेते हैं xm और xm+1 है। अतः फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई को W से दर्शाया जाता है। तो अब हमने क्या कहा है कि पथांतर में हम क्या करेंगे कि दो फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है, तो हम क्या करेंगे जो xm+1 है इसकी जो फ्रिंज की दूरी और इसके फ्रिंज की दूरी को क्या करें, घटा दें, यानी इसमें से इसको घटा दें। तो ये हो जाएगा xm+1 -xm। ठीक है, अब इसी में मान रख दीजिए। तो जो इसके लिए देखो मान ये हमें प्राप्त हुआ है, तो ये xm है, तो xm, तो लेकिन यहाँ पे हमें x प्लस यानी कि xm+1 के लिए मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको m की जगह पे क्या करेंगे m+1 रख देंगे, बाकी वही रहेगा। तो ये हो जाएगा m+1 कोष्टक में, इसके बाद है d(λ/d), अब -xm इसी को मान लो, तो ये xm हो गया। तो xm का मान कितना है, यही है, तो m d(λ/d)। ठीक है, तो अब देख रहे हो इन दोनों में से कॉमन क्या है, d(λ/d) कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा d(λ/d), और कोष्टक में क्या बचा, अंदर कोष्टक में अंदर बचा m+1 और ये -m बचा। ठीक है, m से काट दीजिए तो बचा क्या, W बराबर हमें मिल गया है कैपिटल d(λ/d)। यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो लिख देंगे यही फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।